हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। पिछली क्लास के अंदर हमने यहां पे बात की थी टैली के एक टॉपिक के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बैच वाइज डिटेल के बारे में। इसका यूज़ हमारे पास कहाँ होता है? फार्मा कंपनी के अंदर इनका यूज़ होता है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बैच वाइज डिटेल का यूज़ होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को अपने इनवॉइस के अंदर शो करवा सकते हैं। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे बात कर ली थी, जिसमें हमने यहाँ पे बात की थी इसके बारे में, हमने ग्रुप देखे थे, कैटेगरीज देखी थी, इसको अनेबल करना भी सीखा था। तो आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मल्टी करेंसी को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे मल्टी करेंसी के बारे में, और मल्टी करेंसी का हम यूज़ कब करते हैं। देखो, मल्टी करेंसी का मतलब समझ में आ गया, जब हमारे पास करेंसी एक से ज़्यादा हो। लेकिन अब हमारे पास इसका यूज़ कब होगा और क्यों करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी करेंसी रेफर टू फाइनेंशियल, मल्टी करेंसी रेफर टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेट इनवॉइस वन और मोर फॉरेन कंट्रीज। देखो, मल्टी करेंसी का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम अपने मटेरियल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर सेल परचेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें यहाँ पे इनवॉइस के अंदर अपनी जो रुपीज़ है, अपनी जो करेंसी है, उसके साथ साथ में सामने वाली जो पार्टी है उसकी करेंसी को भी यहाँ पे शो कराना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टैली की, तो टैली के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही मिला हुआ। टैली के अंदर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही करेंसी क्रिएट है, जो कि रुपीज़ है। अब मुझे बाकी करेंसी को क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके, करेंसी पे जाके, और हम यहाँ पे किसी भी एक करेंसी को क्रिएट कर लेंगे। और हम जैसे उस करेंसी को क्रिएट करते हैं, फिर मुझे यहाँ पे उसका रेट ऑफ एक्सचेंज डालना होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि भैया, अगर हम मान लो किसी भी कंट्री के साथ में सेल परचेज करते हैं, तो अब वो तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि हम जो सेल परचेज कर रहे हैं वो यूएस के साथ में कर रहे हैं, यूएसए। अब यूएसए के अंदर हमारे पास चलता क्या है? डॉलर चलता है। अब इंडिया के अंदर क्या है हमारे पास? $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़। मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ, 85 रुपीज़ है। हो सकता है कि कुछ कम हो या फिर ज़्यादा हो। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमारे पास इंडिया के अंदर क्या है, $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ है। अब हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि $1 की कीमत हमारे पास एट द टाइम है कितनी। ठीक है, दूसरी चीज़, हम करेंसी को कहाँ यस करते हैं, कहाँ एक्टिव करते हैं? हम यस और एक्टिव करते हैं पार्टी लेजर के अंदर। ठीक है, तो हम पार्टी लेजर के अंदर करेंसी को ऐड करते हैं। उसके अलावा हम कहीं भी ऑप्शंस, किसी भी लेजर्स के अंदर हम करेंसी को यस नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इन एंट्रीज को हम कैसे करते हैं, और इससे हमारी बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए बात करते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टेलीप्राइम के सॉफ्टवेयर पे। तो हम यहाँ पे अपने टेलीप्राइम पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है? डॉलर को क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो आप शो मोर पे जाइए और यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो आप शो इनएक्टिव पे जाके पहले आप इसको एक्टिव कीजिए, देन उसके बाद में आप यहाँ से वर्क कर सकते हो। तो अभी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस करेंसी को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपके पास जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर ही आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर क्रिएट करना चाहते हैं न्यू। तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास उसका सिंबल पूछेगा। तो सिंबल हम यहाँ पे शिफ्ट 4+ करके डॉलर का सिंबल यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर, मुझे यहाँ पे इसका फॉर्मल नेम डालना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मल नेम डाल दिया। एंटर करता हूँ। ISO करेंसी कोड मुझे नहीं पता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको कंपनी वाले गिवन करेंगे, या फिर आप इनको देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी वाले देंगे। तो अभी हम इसको एंटर करते हुए सिंपली यहाँ से सेव कर देंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा डिटेल इसकी गिवन्स नहीं है। जो डिटेल आपके पास गिवन है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जो आपको नहीं पता है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, देन एंटर करके हम इसको सेव करेंगे। अब हमें यहाँ पे इसकी रेट एंटर करनी है। तो अब मैं जैसे ही करेंसी को क्रिएट कर देता हूँ, करेंसी को क्रिएट करने के तुरंत बाद आप देखोगे जस्ट इसके नीचे हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन भी आ जाता है। बट पहले हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास करेंसी वाले ऑप्शन पे। अगर हमने अपने टैली के अंदर रुपीज़ के अलावा कोई करेंसी क्रिएट कर रखी है, तो हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन आपको शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे
एक ही करेंसी है डॉलर, हमें यहाँ पे उसका डालना है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब हो गया कि जो उसका नॉर्मल रेट है वो क्या है, स्टैंडर्ड रेट है वो क्या है। मैंने बोला यहाँ पे 85 रुपीज़ है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग रेट और बाइंग रेट भी पूछ रहा है। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि अपने जो मटेरियल्स हैं, अपने जो प्रोडक्ट है इंडिया के, उनको ओवरऑल वर्ल्ड करने के लिए, वर्ल्ड फेमस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रूल कर रखा है कि अगर आप सामान बेचोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, अगर आप सामान खरीदोगे तो आपको कम रेट ऑफ एक्सचेंज मिलेगा। जिससे कि हम अगर सामान को बेचते हैं तो भी कंपनी को बेनिफिट है, और अगर हम सामान खरीदते हैं तो भी कंपनी को बेनिफिट है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे पास स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होती है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होती है कि अगर हम यहाँ पे किसी अदर कंट्री के अंदर घूमने जाते हैं या फिर किसी वीज़ा से हम लोग यहाँ पे कुछ काम से जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे बिजनेस क्लास के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 85 जाएगा। अगर हम सेल करते हैं या फिर कुछ सामान परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगी 19 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे सेलिंग और बाइंग के अंदर डिफरेंट रहती है, जिससे कि हमें हर हालत में बेनिफिट हो। क्योंकि अगर हमेशा कंपनी वालों को बेनिफिट होगा, हमेशा कंपनी को बेनिफिट होगा, तभी तो कंपनी आगे अपने बिजनेस को इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर कंपनी को ही लॉस होगा तो कंपनी अपनी जो बिजनेस है उनको इंक्रीज यहाँ पे नहीं कर पाएंगी। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्रिएट करना है लेजर। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया राम शर्मा। मेरे पास एक राम शर्मा नाम के कैंडिडेट है जो कि कहाँ का है, यूएसए का है। तो यहाँ से एंटर करेंगे। अब देखो हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, डेबिटर हो गया। अगर आप सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर हो गया, ठीक है। यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स पूछ रहा है, हमें यहाँ पे इसका क्या डालना है, नेम एंटर करना है और एड्रेस डाल देना है इसका। अभी मेरे पास एड्रेस गिवन नहीं है। क्या उसका स्टेट दिल्ली है? मैंने कहा नहीं है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि उसका स्टेट तो न्यूयॉर्क है, तो मैंने यहाँ से न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कंट्री कोड यहाँ पे आ चुका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंटर करेंगे। यहाँ से इसका हमें कुछ भी डिटेल्स गिवन नहीं है तो हम सिंपल इसको कर देंगे यहाँ से सेव। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी लेजर्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक सेल्स के नाम से भी लेजर बनाएंगे, क्योंकि हम अगर सामान बेच रहे हैं तो हमें सेल्स के नाम से लेजर बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं जैसे ही सेल्स को एंटर करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आता है कि भाई ये नाम तो आपने पहले से बना रखा है, तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से बैक आते हैं और हमारे पास स्टॉक आइटम ऑलरेडी गिवन है कंप्यूटर, तो हम उसी को यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं वाउचर्स के ऊपर और हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपने सेल वाउचर को F8 के साथ में। हमने यहाँ पे डेट को चेंज किया, हमने यहाँ पे डेट ले ली 1 जुलाई। पार्टी का नेम हमारे पास यहाँ पे है राम शर्मा, तो मैं यहाँ पे राम शर्मा को सिलेक्ट करता हूँ पार्टी नेम में, सेव। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे सेल्स लेजर के अंदर सेल्स आएगा। नेम ऑफ आइटम के अंदर मैंने लिया यहाँ पे कंप्यूटर, क्योंकि मैं कंप्यूटर यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। कितने कंप्यूटर बेच रहे हो? मैंने कहा कि मैं 5 कंप्यूटर यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। रेट ऑफ जो आपकी रेट रहेगी, अब देखो यहाँ पे जो रेट है आपकी 30,000 दिखा रखी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे राम शर्मा के साथ में सेल परचेज कर रहे हैं तो हम उसकी रेट जो है रुपीज़ में ना लेके किसके अंदर लेके चलेंगे, डॉलर्स के अंदर लेके चलेंगे। तो मुझे यहाँ पे जो उसका रेट है वो डॉलर के अंदर डालना है, और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि एक जो कंप्यूटर है उसकी कीमत जो है $50 है। एंटर करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे भी अमाउंट क्या आ गया, डॉलर के अंदर आ गया टोटल अमाउंट, कि भाई हमारे पास यहाँ पे 250 यहाँ पे क्या देने हैं उसको, डॉलर देने हैं, ठीक है। अब आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दोनों करेंसी गिवन है कि भाई हमें 250 यहाँ पे क्या देना है उसको, 250 उससे डॉलर लेने हैं। अब हमने सेल किया है तो यहाँ पे 90 रुपीज़ लग रहे हैं, और हमारे पास सामान कितने का हो गया, 22,500 का हो गया। हम यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ से आप रेट ऑफ एक्सचेंज को चेंज भी कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो, बट मैंने कहा नहीं भाई हमें तो यहाँ पे 90 रुपीज़ ही रखना है। देन एंटर करेंगे, हमें यहाँ पे 90 रुपीज़ ही रखना है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और हम कर देंगे इस एंट्री को सेव। यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से हम प्रोवाइड GST डिटेल को नो रखने वाले हैं और हम इस एंट्री को कर देते हैं यहाँ पे सेव राम शर्मा के नाम से बिल बना /001। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सेल्स हो गया। अब मान लीजिए मुझे उस पार्टी से पैसे, जो हमने सामान सेल किया था, हमने यहाँ पे राम शर्मा को सामान सेल किया था, अब मुझे राम शर्मा से उसी अमाउंट को रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए हम किस में एंट्री करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो हम यहाँ पे जाते हैं F6 की हेल्प से हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं। अब मुझे जो अमाउंट मिल रहा है वो 1 जुलाई को ना मिल के 2 जुलाई को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे F2 से 2 जुलाई करके एंटर करेंगे।
अब हमें यहाँ पे अकाउंट का नेम एंटर करना है, या फिर आप यहाँ पे डबल एंट्री मोड का यूज़ कर सकते हो। डबल एंट्री मोड का यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल एच का यूज़ करोगे और यहाँ पे आप डबल एंट्री मोड को सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट पूछ रहा है कि भैया पैसे देने वाला कौन है, पैसे देने वाला है यहाँ पे राम शर्मा। एंटर करेंगे, कितने रुपए देगा वो, $250, उतने पैसे उसके $250 देगा। रेट ऑफ एक्सचेंज, अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जब हम सामान बेचते हैं उस टाइम पे हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज कुछ और होता है। अगर हम सामान को खरीदते हैं तब जब हम किसी आइटम को सेल करते हैं तो उस टाइम पे रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे पास डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे उस सामान की, उस आइटम की पेमेंट को रिसीव करते हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे पास डिफरेंट होता है। तो इस रेट ऑफ एक्सचेंज से हमारे पास कुछ प्रॉफिट निकल के आता है अगर हमें रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ती है तो। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम होती है तो हमें यहाँ पे कुछ लॉस देखने को मिलता है। तो उस लॉस एंड प्रॉफिट को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। बट मेंटेन कैसे करेंगे, जब हम पेमेंट को रिसीव करेंगे वो भी एक डिफरेंट रेट के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे इसकी जो रेट है वो 95 रुपीज़ लेके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला डॉलर, मैंने डाला यहाँ पे ₹95 पर डॉलर। एंटर करता हूँ, हमारे पास 23,750 रुपीज़ आ चुके हैं। मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, अगेंस्ट रेफरेंस लेके चलेंगे। तो अगेंस्ट रेफरेंस में मेरे पास यहाँ पे राम शर्मा के नाम से ये एंट्री है, जिसका बिल नंबर है यहाँ पे राम शर्मा /001। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद 250 हमने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करता हूँ। अब हमारे पास डेबिट क्या है, क्या हमारे पास कंप्लीट 250 ही डेबिट हुए, मैंने कहा नहीं, हमारे पास कुछ बैंक चार्जेस भी लग गए। तो हमारे पास एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो मैं यहाँ पे Alt+C से एक बैंक चार्ज का लेजर क्रिएट करूँ, बैंक चार्ज। अब बैंक चार्ज का लेजर हमारे पास किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्या है, हमारा खर्चा है। और हम इसको यहाँ पे सिंपल कर देंगे सेव। कितने रुपए का हमारा यहाँ पे खर्चा बैठा, एक्सपेंस हुआ है, मैंने कहा $50 का हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास जो 50 रुपीज़ का, कितने रुपए का हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, मैंने कहा $50 का हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमारी सेम रहेगी इसके लिए भी। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू, अगर हम रुपीज़ की बात करें तो 4750 रुपीज़ का हमें यहाँ पे क्या हो गया है, लॉस हो गया। मैं एंटर करेंगे यहाँ से। उसके बाद में बाकी अमाउंट जो है आपके बैंक में आया है। तो अब आपको यहाँ पे बैंक के नाम से भी लेजर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से Alt+C को क्लिक करके हम यहाँ पे SBI बैंक का लेजर क्रिएट, SBI किसके अंदर आएगा, ये बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। देन हम यहाँ पे इसको करेंगे सेव। यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट आपने क्रिएट किया है ये आपका है बैंक अकाउंट। देन सेव करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ चुका है $200, ठीक है। एंटर करेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा 95 ही रहेगा यहाँ पे। देन हम एंटर करते हुए इस एंट्री को करेंगे सेव। यहाँ से आप देखोगे हमारे पास चेक नंबर पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ से चेक नंबर एंटर कर दिए। एंटर एंटर। बैंक का नेम पूछेगा, मैंने बोला यहाँ पे न्यूयॉर्क बैंक उसका बैंक का नाम है। तो हमने यहाँ पे बैंक का नाम एंटर किया न्यू, बट हमारे पास कोई यहाँ पे बैंक का लिस्ट नहीं है, बैंक का नेम क्रिएट नहीं है। तो आप जाओगे स्पेसिफाई बैंक नेम के ऊपर। तो आप जैसे ही स्पेसिफाई बैंक नेम पे क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक छोटी सी विंडो निकल के आएगी। यहाँ पे अपने बैंक के नेम को आपको एंटर करना है। मैंने बोला न्यूयॉर्क बैंक, आपके बैंक का नाम यहाँ पे न्यूयॉर्क बैंक है। एंटर करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सेव। अब देखना, अब हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे बैलेंस शीट को। अब बैलेंस शीट के अंदर मुझे क्या हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस। अगर हमारे पास अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस लाइबिलिटी साइड है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट है, एसेट साइड है तो हमारे पास यहाँ पे लॉस है। उसका रीज़न क्या है, देखिए हमने जो सामान सेल किया था वो तो $19 की अकॉर्डिंग रेट के ऊपर सेल किया था, लेकिन जब मैंने पेमेंट को रिसीव किया है वो तो मैंने 95 रुपीज़ के अकॉर्डिंग रिसीव किए। तो हमें $1 के ऊपर ₹5 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर हम उसको 250 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकल के आता है। तो वो प्रॉफिट हमारा क्या है, यहाँ पे अनएडजस्ट है। तो अनएडजस्ट है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे, बैक जाते हैं, हम जाएंगे क्रिएट के ऊपर। हमें कुछ एक लेजर से यहाँ पे क्रिएट करना। पहला है हमारे पास इनडायरेक्ट, हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। और पहला है हमारे पास यहाँ पे फॉरेक्स गेन एंड लॉस, फॉरेक्स गेन एंड। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये इनकम के अंदर जाएगा। अगर आपको यहाँ पे खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा।
बट अभी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। देन सेव करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके साथ में मुझे यहाँ पे फिर हम जाएंगे अल्टर के अंदर, क्योंकि अल्टर के अंदर हमें यहाँ पे छोटा सा काम करना होगा। अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स गेन एंड लॉस की, तो हमें यहाँ पे एक वाउचर क्लास क्रिएट करनी होती है। कहाँ पर? जर्नल वाउचर के अंदर। तो हम यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे और जर्नल वाउचर पे जाके तो हम यहाँ पे वाउचर टाइप पे जाके सिलेक्ट करते हैं जर्नल वाउचर, और जर्नल वाउचर के अंदर आप एंटर करते हुए आओगे तो यहाँ आप देखोगे नेम ऑफ क्लास लिखा होता है। तो हमें यहाँ पे फॉरेक्स गेन एंड लॉस की क्लास को क्रिएट करना है, फॉरेक्स गेन एंड लॉस। एंटर करता हूँ। यहाँ से आप देखोगे यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट, मैंने कहा यस। उसके बाद में हमें यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे बनाया था फॉरेक्स गेन एंड लॉस का, एंटर करेंगे फॉरेक्स गेन एंड लॉस को। देन उसके बाद में हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। उसके बाद में मुझे यहाँ पे इस फॉरेक्स गेन एंड लॉस वाले ऑप्शन को हटाना है। तो आप जाओगे वाउचर पे, वाउचर पे जाने के बाद में अब आप यहाँ से जर्नल वाउचर को ओपन करोगे। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की मेरे पास क्या होती है? F7 होती है। हम यहाँ से वाउचर क्लास को यूज़ करेंगे और हमें यहाँ पे एंटर करना है पार्टी का नेम, जो कि मेरी राम शर्मा। राम शर्मा को मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग बिल्स आ जाएंगे। पेंडिंग बिल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा कि आपने यहाँ पे कितने रुपए को प्रॉफिट में गए हो और कितने रुपए आप यहाँ पे लॉस में हो, ठीक है। हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं और हम इस एंट्री को कर देते हैं यहाँ से सेव। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में आप देखोगे आपको यहाँ पे अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस लायबिलिटी साइड नजर आ रहा है। देखिए अगर आपको यहाँ पे ये वाला लेजर जो है हमारे पास, ये वाला जो ऑप्शन है अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस लायबिलिटी साइड से होता है, मतलब कि हमें लॉस हो रहा है। अगर ये एसेट साइड से हो रहा है तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो एट द टाइम हमारे पास यहाँ पे अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस लायबिलिटी साइड है, मतलब कि मुझे यहाँ पे लॉस हो रखा है। तो हम इस लॉस को अरेंज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, एक काम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे फॉरेक्स लॉस के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। हमने लिखा यहाँ पे फॉरेक्स लॉस, एंटर करेंगे। और फॉरेक्स लॉस जो होता है हमारे पास तो एक्सपेंस होता है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेके चलेंगे। देन इसको सेव करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक वाउचर क्लास क्रिएट करनी है, और जो किस वाउचर के अंदर करनी है वो करनी है हमें जर्नल वाउचर के अंदर। रीज़न क्या होता है, हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो हम किस वाउचर के अंदर करते हैं? जर्नल वाउचर के अंदर। उसका रीज़न क्या होता है? अब देखिए अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो ना तो हमारे पास पैसे आते हैं और ना ही जाते हैं। तो अब अगर आएंगे तो रिसिप्ट में एंट्री होगी और जाएंगे तो पे में एंट्री होगी। अब हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए कोई और वाउचर बचता ही नहीं है, और सेल परचेज में हम सेल परचेज करते हैं। तो हमारे पास एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है जर्नल वाउचर का, क्योंकि जर्नल वाउचर एक हमारे पास ऑलराउंडर वाउचर्स होता है, जैसा कि हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर बात की थी। तो ऑलराउंडर वाउचर्स के अंदर हम किसी भी तरह की एंट्रीज को यहाँ पे शो करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके लिए हमारे पास एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज होती है उसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक यहाँ पे वाउचर नहीं है, तो इसलिए हम उसकी एंट्री किसके अंदर करेंगे? उसकी एंट्री हम करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर। तो अल्टर पे जाएंगे, और अल्टर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे वाउचर टाइप पे जाना है और आपको यहाँ से जर्नल वाउचर को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जर्नल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अल्टर पे क्लिक करेंगे। अल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप पे, और यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे जर्नल वाउचर को। तो जर्नल वाउचर पे क्लिक करने के बाद में आपको एंटर करते हुए आना है, और आप यहाँ पे आओगे नेम ऑफ क्लास के ऊपर। ये हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ क्लास का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप डालोगे यहाँ पे फॉरेक्स गेन एंड लॉस, कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो भी आप इस क्लास का हेल्प लोगे, और अगर आपके पास यहाँ पे लॉस होता है तो भी आप इस क्लास का यूज़ करोगे। मैं एंटर करता हूँ, हमारे पास एक विंडो निकल के आती है जिसमें लिखा हुआ है यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट, कि आप इस क्लास का यूज जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो लॉस हो रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो हम इसको करेंगे यस। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे अपने फॉरेक्स लॉस वाले लेज़र को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास फॉरेक्स लॉस के नाम से लेज़र आ चुका है। सेव करेंगे एंड हम इस वाउचर को भी यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद में हमें जाना है अपने वाउचर्स के अंदर, और हम यहाँ पे एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर। रीज़न, क्योंकि जर्नल वाउचर के अंदर हम किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक वाउचर नहीं होता है। तो हम यहाँ पे F7 से जर्नल वाउचर को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में
हमारे पास अकाउंट साइड ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होती है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं पार्टिकुलर्स के। तो पार्टिकुलर्स के अंदर मैं यहाँ पे अपनी पार्टी का नाम एंटर करता हूँ कि मुझे किससे पैसे रिसीव हुए। मैंने कहा राम शर्मा से रिसीव करने, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में जो लॉस और अनएडजस्टमेंट लॉस दिखा रहा है वो राम शर्मा की वजह से दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे राम शर्मा को सिलेक्ट किया, हमने राम शर्मा के बिल को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और हम इसको एंटर करके यहाँ पे कर देंगे सेव। हमने कितने रुपए का लॉस दिखा रहा था, 1250 रुपीज़ का। तो हमारे पास यहाँ पे 1250 ही आ रहा है। देन हम उसको एंटर करेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में अगर अब आप यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाते हो तो अब आपको यहाँ पे वो अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस का ऑप्शन आपको यहाँ पे वो शो यहाँ पे नहीं होता। आई होप कि आप सभी को क्लियर आ गया हो, क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम इसकी एंट्रीज को यहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लासेस के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा कोर्स सेंटर है। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।